इन जंगलों पर पहला अधिकार उन वनवासियों का है जो सदियों से यहाँ रहते हुए आए हैं। जंगल जो हमारे देश के 23% से अधिक भूभाग पर फैले हुए हैं, आदिवासियों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा एक्ट में पेसा ग्राम सभाओं के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया है। भारत की विशाल जैव विविधता वाले ये वन 3000 से भी ज्यादा प्रकार की लघु वनोपज प्रदान करते हैं, जो करीब 50 करोड़ वनवासी परिवारों की आजीविका का आधार है। देश की लगभग 75% लघु वनोपज 6 पेसा राज्यों से आती है। पेसा अधिनियम में लघु वनोपज का मालिकाना हक उपयुक्त स्तर पर ग्राम पंचायत के साथ ग्राम सभा को दिया है। इससे वनवासियों को लघु वनोपज इकट्ठा करने, संग्रहण करने और बेचने का एक सुव्यवस्थित अधिकार प्राप्त होता है। इसके साथ ही साल 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम FRA भी पारित किया गया। पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की शक्तियों को मजबूत करते हुए पूरे देश में लागू होने वाला FRA अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाता है। पेसा ग्राम सभा को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों का पालन कराए। लघु वनोपज के मामले में ग्राम सभा की भूमिका इस प्रकार है। हालांकि पेसा एक्ट और FRA में पंजीकरण में ग्राम सभाओं की भूमिका को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन इन कानूनों की भावना के अनुसार ग्राम सभा को पंजीकरण पर निर्णय लेने का अधिकार है। आंध्र प्रदेश के अधिनियम 2011 के अनुसार ग्राम सभा को अपने क्षेत्र के सभी अल्प वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं के नाम का एक रजिस्टर बनाए रखना होता है। इसके साथ ही ग्राम सभाओं का समूह अन्य पेसा गांवों के प्राथमिक संग्रहकर्ताओं के साथ मिलकर एक महासंघ भी बना सकती है। यह महासंघ ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर गठित हो सकता है। राज्य एजेंसियों और अन्य सभाओं से परामर्श करके ग्राम सभा लघु वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि संग्रहकर्ताओं को वनोपज की उचित कीमत प्राप्त हो। FRA नियम 2012 के अनुसार ग्राम सभा MFP के परिवहन के लिए ट्रांजिट परमिट जारी कर सकती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि लघु वनोपज का सही तरीके से ट्रांसपोर्ट हो। ग्राम सभा एक सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन करती है, जो MFP के प्रबंधन और संरक्षण की योजना बनाती है। लघु वनोपज के संग्रहण से लेकर विपणन तक से जुड़े किसी भी विवाद के निराकरण का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। इसमें जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत हर राज्य में जैव विविधता समिति का गठन ग्राम पंचायत के अधीन उप पंचायत के रूप में किया जाता है। यह समिति जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। जीवन यापन को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए भूमि विकास, सिंचाई, खाद की तैयारी, जल संचयन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों को मनरेगा के तहत लिया जा सकता है। ग्राम सभा लघु वन उपज से संबंधित निर्णय लेने के लिए एकमात्र संस्था है। यह तय करती है कौन सा लघु वन उत्पाद एकत्र किया जाएगा, कब, कितने, कहां से और किसके द्वारा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को अपने सुझाव और गतिविधियों के बारे में समय समय पर सलाह दे सकती है, जिसे पंचायत अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP में सम्मिलित कर सकती है। लघु वन उपज संग्राहकों को सही कीमत पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाजार तक पहुंच, भंडारण सुविधाओं का अभाव और बिचौलियों द्वारा शोषण ये वनवासियों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए सरकार के कई विभाग मिलकर इन समस्याओं को हल करने का कार्य कर रहे हैं, ताकि संग्राहकों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। जंगल
धरती के प्राणवायु भंडार हैं। उनका सुनियोजित दोहन जरूरी है। पेसा अधिनियम जंगलों के साथ सदियों से रह रहे आदिवासियों के हितों का संरक्षण तो करता ही है, जंगलों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। सात सौ से अधिक जनजातियों की विविध सांस्कृतिक धरोहर का देश भारत। यहाँ हर जनजाति की अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं और आपसी विवाद को सुलझाने के पारंपरिक तरीके हैं। जनजातीय परिषदों या बुजुर्गों द्वारा स्थापित की विवाद समाधान की ये परंपराएं आम सहमति, पुनर्स्थापनात्मक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर देती हैं। विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों में मध्यस्थता, पंचाट और आपसी चर्चा की प्रथाएं शामिल हैं, जिसमें समाज के बुजुर्गों, धार्मिक नेताओं और सम्मानित व्यक्तियों की अहम भूमिका रहती है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा अधिनियम ने ग्राम सभाओं को ये अधिकार दिया है कि वो अनुसूचित जनजातियों के विवाद समाधान के इन पारंपरिक तरीकों की रक्षा और संरक्षण कर सकें। पेसा एक्ट की धारा 4 घ के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के प्रथागत तरीके की रक्षा और संरक्षण करने में सक्षम होगी। आदिवासी समुदायों में पारंपरिक रूप से गांव में विवादों को हल करने के लिए स्थानीय मंच है। ये मंच आमतौर पर वैवाहिक, संपत्ति, पारंपरिक त्योहारों और साधारण झगड़ों आदि का समाधान करता है। ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी संस्थाओं से सहायता लेने के बजाय इन मंचों पर जाना पसंद करते हैं। शांति बनाए रखने और विवाद समाधान में ग्राम सभा की भूमिका। सामुदायिक परंपराओं, संविधान, कानून और प्रासंगिक नियमों की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना ग्राम सभा का मौलिक कर्तव्य होगा। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में इन कार्यों के लिए सक्षम है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना, नागरिकों के आत्मसम्मान की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार सहित असामाजिक और अमानवीय गतिविधियों का मुकाबला करना, विवादों को ग्राम सभा द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से परंपरागत तरीके से हल करना, शांति समिति, न्याय समिति तथा संसाधन प्रबंधन समिति, ऋण नियंत्रण समिति आदि का गठन करके विवाद समाधान के परंपरागत तरीके को मजबूत करना। ग्राम सभा के अलावा किसी अन्य एजेंसी द्वारा जारी कोई भी निर्देश कानूनी निर्देश नहीं माने जाएंगे। विवाद समाधान तंत्र को निष्पक्ष, कुशल, पारदर्शी तथा सभी ग्रामीणों के लिए सुलभ बनाना। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में एक शांति समिति का गठन कर सकती है। शांति समिति में कम से कम 50% महिलाएं और 50% अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे। ग्राम सभा शांति समिति को इन मामलों में सशक्त कर सकती है। विवादों की कार्रवाई और सुनवाई के लिए ग्राम सभा 3 से 12 सदस्यों वाली न्याय समिति का गठन कर सकती है। इस समिति में वरिष्ठ नागरिक और जनजातियों की प्रथागत संस्थाओं के प्रमुख को शामिल किया जाएगा। इस समिति में भी कम से कम 50% महिलाएं और 50% अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे। न्याय समिति द्वारा तय किए गए 3 सदस्यों की पीठ द्वारा मामलों की सुनवाई की जाएगी। प्रत्येक पीठ में कम से कम 1 महिला होगी। न्याय समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं। विवाद समाधान की प्रक्रिया। प्रथागत विवाद समाधान में निर्णय लेने की प्रक्रिया आमतौर पर ऐसे चरणों का पालन करती है जो आम सहमति बनाने, मध्यस्थता और सुलह को प्राथमिकता देते हैं। किसी भी विवाद का समाधान करते समय ग्राम सभा, न्याय समिति या शांति समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी परंपरा के अनुसार कार्रवाई करेगी। इसके लिए ये चरण रहेंगे: शिकायतें प्राप्त करना, शिकायतों का रिकॉर्ड रखना, संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करना, एजेंडा तय करना, मामलों की सुनवाई, 2 पंचायतों के बीच विवाद में संयुक्त बैठक करना। न्याय समिति ग्राम सभा के समक्ष अपना निष्कर्ष और प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
ग्राम सभा के सभी सदस्यों को न्याय समिति के निष्कर्षों और प्रस्तावों पर अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। समझौते को औपचारिक रूप देना, निर्णयों की निगरानी करना। ग्राम सभा छोटे मोटे मामले में दंड और सजा देने के लिए सक्षम होगी, लेकिन गंभीर मामलों में ग्राम सभा की स्वीकृति से शिकायत की जाएगी। ग्राम सभा को अधिकतम 1000 रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार भी रहेगा। अंधविश्वास, जादू टोने या डायन जैसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए ग्राम सभा प्रभावी भूमिका निभाएगी। ऐसे मामले में जिला कलेक्टर ग्राम सभा के अनुरोध पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है। गंभीर अपराध को छोड़कर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस उसकी प्रति ग्राम सभा या शांति समिति को भेजेगी और जरूरी हुआ तो ग्राम सभा की विशेष बैठक में मामला सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। जनजातियों में सद्भाव और भाईचारा इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो सदियों से अपने विवादों को आपसी सुलह और पारंपरिक तरीकों से सुलझाते आए हैं। पैसा की ताकत से जनजातियों की परंपराएं सशक्त हो रही हैं और खुशहाल हो रहा है उनका जीवन। सदियों से इस भूमि पर बसे हुए इन जनजातीय वर्गों के लिए ये जमीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जमीन आदिवासियों को आजीविका, सामाजिक जुड़ाव, आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान देती है। लेकिन आदिवासी समुदायों को लगातार उनकी पुश्तैनी जमीन से विस्थापन का सामना करना पड़ा है। औपनिवेशिक नीतियों ने आदिवासी अधिकारों की उपेक्षा की और वहां संसाधनों के दोहन को बढ़ावा दिया। आधुनिक विकास परियोजनाओं जैसे कि बांध और खदानों ने कई बार आदिवासी समुदायों को उचित मुआवजे या पुनर्वास के बिना विस्थापित कर दिया। लेकिन जनजातियों के अवैध भूमि हस्तांतरण को रोकने में पेसा एक्ट यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान के भाग 9 में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद राज्य विधानमंडल किसी भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो निम्नलिखित प्रावधानों के विपरीत हो। अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले और उन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास या पुनर्स्थापन से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायतों से परामर्श किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और क्रियान्वयन का समन्वय राज्य स्तर पर किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करते समय राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभाओं को विशेष रूप से निम्नलिखित अधिकार दिए जाएं। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अतिक्रमण को रोकने और किसी भी अवैध रूप से अतिक्रमित अनुसूचित जनजाति की भूमि को पुनः स्थापित करने के लिए उचित कार्रवाई करने का अधिकार। पेसा एक्ट के साथ ही भूमि अधिकारों से जुड़े ये नियम भी महत्वपूर्ण हैं। कई अन्य अधिनियम जमीन के मामले में पेसा एक्ट से संबंध रखते हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण किए जाने वाले भूमि मालिकों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है और इसमें परामर्श प्रक्रिया का भी उल्लेख है। इसी तरह अन्य कानून भी पेसा एक्ट के साथ प्रासंगिकता के साथ भू अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। पेसा अधिनियम विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभाओं से अनिवार्य परामर्श पर जोर देता है। यह अधिनियम स्थानीय जनजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यदि किसी गैर आदिवासी के पक्ष में भूमि के अतिक्रमण की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो ग्राम सभा एक बैठक बुलाएगी और इसमें सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगी ताकि भूमि को अनुसूचित जनजाति के मालिक को वापस दिलाया जा सके। पेसा अधिनियम के तहत राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार
ग्राम सभा भूमि से जुड़े मुद्दों, विशेष रूप से भूमि अतिक्रमण की रोकथाम और बहाली से निपटने के लिए समितियों का गठन करती है। इन समितियों का उद्देश्य भूमि अधिकारों की रक्षा करना और अनुसूचित जनजातियों की भूमि की अवैध हानि को रोकना है। पेसा अधिनियम का प्रभावी प्रयोग जनजातियों के भू अधिकारों को संरक्षित करता है। इससे ग्राम सभा की ताकत जमीन के अवैध खरीद फरोख्त को रोकती है और भोले भाले आदिवासी ठगे जाने से बचते हैं। पेसा एक्ट एक सुरक्षा चक्र है इन जनजातियों का। पेसा अधिनियम 1996 ने 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के साथ साथ ग्राम सभाओं को भी सशक्त बनाया है। गौण खनिजों के संबंध में मुख्य रूप से 2 केंद्रीय अधिनियमों अर्थात खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 तथा पेसा अधिनियम 1996 की भूमिका है। इन अधिनियमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों ने क्रमशः अपने अपने गौण खनिज नियम और पेसा नियम बनाए हैं। इन अधिनियमों और नियमों का संक्षेप में सार यह है कि गौण खनिजों के दोहन के लिए खनन पट्टा, लाइसेंसिंग, रियायत आदि जारी करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। परंतु पेसा क्षेत्र के संबंध में विशेष बात यह है कि कोई भी खनन पट्टा, लाइसेंसिंग, रियायत आदि जारी करने से पहले संबंधित ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4 अर्थात सेक्शन 4K में यह प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा प्रदान करने से पहले ग्राम सभा या पंचायत से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4 अर्थात सेक्शन 4I में यह प्रावधान है कि नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन के संबंध में कोई भी रियायत प्रदान करने से पहले ग्राम सभा या पंचायत से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के अनुसार गौण खनिज में कौन कौन से खनिज शामिल किए जा सकते हैं, इसकी शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इस अधिनियम की धारा 3D में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किसी खनिज को गौण खनिज के रूप में घोषित कर सकती है। केंद्र सरकार अभी तक अधिसूचना के माध्यम से लगभग 57 गौण खनिजों की घोषणा कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए गौण खनिजों में शामिल हैं इमारती पत्थर, बजरी, मिट्टी, सामान्य बालू रेत, मार्बल, माइका, जिप्सम आदि। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के अनुसार गौण खनिजों के लिए खनिज पट्टों, क्वेरी लीज या अन्य खनिज रियायतों को प्रदान करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। इस अधिनियम की धारा 15 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से गौण खनिजों के लिए खनिज पट्टों, क्वेरी लीज या अन्य खनिज रियायतों को प्रदान करने के संबंध में नियम बना सकती है। सभी 10 पेसा राज्यों ने अपने अपने राज्य खनिज नियम बना लिए हैं। पेसा राज्यों ने गौण खनिजों की निगरानी और प्रबंधन के लिए विभिन्न समितियों का भी गठन किया है। कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं। कुछ राज्यों ने खनन से जुड़े संघर्षों के समाधान और अवैध उत्खनन को रोकने में भी ग्राम सभा की अहम भूमिका को देखते हुए इसके लिए शांति न्याय समितियों का गठन किया है। कुछ राज्यों ने ग्राम सभा को गौण खनिजों की निगरानी और प्रबंधन के लिए संसाधन योजना समिति के माध्यम से भी सशक्त बनाया है। पेसा अधिनियम के तहत खनन अनुमतियों को देने से पहले ग्राम सभाओं अथवा पंचायतों को पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखना होगा। खनन कार्य में खनिज संरक्षण, व्यवस्थित रूप से खदान का विकास और वहां के लोगों की प्रदूषण से सुरक्षा को योजना में शामिल करना होगा। पानी के प्राकृतिक स्रोतों को बाधित नहीं किया जा सकता है। अवशिष्ट मिट्टी को सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। वायु प्रदूषण रोकने के लिए पानी छिड़काव किया जाएगा और विस्फोट केवल प्रमाणित ब्लास्टर द्वारा ही किया जाएगा। रत्न गर्भा मां वसुंधरा
हमें खनिज संसाधनों से हमें धनवान बनाती है, लेकिन इन संसाधनों का संतुलित दोहन जरूरी है। पेसा अधिनियम एक ओर जहां जनजातियों को खनिज संसाधनों से सशक्त बनाता है, वहीं पर्यावरण के साथ एक उचित तालमेल भी स्थापित करता है। संविधान के 73वें संशोधन से स्थापित हुई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक सशक्त और अधिकार संपन्न बनाता है पेसा एक्ट, यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। पेसा एक्ट संविधान की 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में रहने वाली देश की लगभग 8.5% ग्रामीण जनजातीय आबादी को उनके कल्याण, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार और जनजातियों के प्रथागत विवाद समाधान की रक्षा करने का अधिकार देता है। पेसा अधिनियम 1996 को अब तक 10 राज्यों, 108 जिलों और 20,000 गांवों तक विस्तारित किया गया, जो संविधान की 5वीं अनुसूचित में अंकित क्षेत्रों के रूप में आदिवासी भाइयों के रहने वाले गांव को विशेष अधिकार प्रदान करता है। पेसा एक्ट ग्राम पंचायत के मुकाबले ग्राम सभा को ज्यादा अधिकार संपन्न बनाता है, ताकि गांव के विकास और अधिकारों के संरक्षण में हर आदिवासी की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। पेसा एक्ट के 28 वर्षों की यात्रा में 10 राज्यों के 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और राज्यों की सरकारों ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन अभी भी पेसा एक्ट के जमीनी स्तर पर पूरी तरह से सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार और राज्यों की प्रभावी भूमिका की जरूरत है। पेसा अधिनियम 1996 को लागू करने के पीछे मूल भावना यह है कि पेसा ग्राम सभाओं को विकास का केंद्र बिंदु बनने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आदिवासी समुदाय की आवाज़ सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इस मूल भावना को प्राप्त करने के लिए राज्यों के पंचायती राज विभागों की एक महत्वपूर्ण भूमिका तो है ही, लेकिन सभी विभाग अपने कानून बनाते हुए पेसा अधिनियम को ध्यान में रखें ताकि आदिवासियों के संरक्षण, उनके अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय के सतत मार्गदर्शन और राज्य सरकारों के प्रयासों से 8 राज्यों ने अपने पेसा नियम तैयार कर लिए हैं, जबकि 2 राज्यों झारखंड और ओडिशा ने पेसा नियमों का ड्राफ्ट नोटिफाई किया है। पेसा अधिनियम पर राज्यों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2024 में 2 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया था। इन सम्मेलनों में एक प्रमुख निष्कर्ष यह निकला कि पेसा पर एक्शन ओरिएंटेड ट्रेनिंग मटेरियल की कमी इसके सफल कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। इस कमी को पूरा करते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा अधिनियम को सरलता से समझाने वाले 7 ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए हैं। इन मॉड्यूल के आधार पर राज्यों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मंत्रालय ने पेसा राज्यों के लिए एकीकृत मंच के रूप में पेसा GPDP पोर्टल का निर्माण किया है, जहां ग्राम सभा के व्यय, प्राप्तियों और संसाधनों के रिकॉर्ड रखे जा सकेंगे। इस पोर्टल को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से जोड़ा गया है ताकि पेसा गांव के लिए पंचायतवार नहीं बल्कि गांव विशिष्ट GPDP को भी अपलोड किया जा सके। राज्यों को पोर्टल की समीक्षा करने और अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया है। भारत की आत्मा में आदिवासी बसते हैं। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को संजोए ये जनजातियां विकास की मुख्य धारा में जुड़ने को बेताब हैं, लेकिन अपनी मौलिकता की शर्त के साथ। पेसा एक्ट जनजातियों के उन्हीं अधिकारों का संरक्षण करते हुए उन्हें विकास की राह से जोड़ता है। जरूरत है राज्यों के समर्पण, सक्रियता और सहभागिता की, ताकि जनजातियों के लिए एक बेहतर कल तैयार किया जा सके। लोक संस्कृति में रची बसी ये जनजातियां
सीधा, सच्चा और सरल जीवन जीती हैं। इन जनजातियों की आजीविका प्राकृतिक संसाधनों और खेती पर निर्भर रहती है। प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित पहुंच और पारंपरिक खेती के कारण आदिवासी बहुत कम कमा पाते हैं। घर की जरूरतें, इलाज या शादी ब्याह में आय से ज्यादा खर्च हो जाने के कारण ये लोग कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। कर्ज के लिए सबसे सरल रास्ता इन्हें नजर आता है गांव का साहूकार या कोई मित्र रिश्तेदार। एक बार कर्ज के जाल में फंसा आदिवासी फिर इसके चक्रवृद्धि ब्याज के भंवर जाल में डूबता चला जाता है। ब्याज पर ब्याज अदा करते कई भोले भाले आदिवासियों के सामने जमीन, जायदाद, गहने बेचने की नौबत तक आ जाती है। नशे की लत भी कई बार आदिवासियों को कर्जदार बना देती है। पेसा एक्ट यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 सूदखोरी के दुष्चक्र में फंसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेसा एक्ट की धारा 4 ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को धन उधारी पर नियंत्रण के अधिकार देती है। पेसा राज्यों ने सूदखोरी पर नियंत्रण के लिए प्रभावी और राज्य विशिष्ट नियम तैयार किए हैं। पेसा एक्ट में साहूकारी पर नियंत्रण के प्रावधान सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की 3 थीमों गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाले गांव, सुशासन वाले गांव और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव बनाने की दिशा में भी योगदान करते हैं। राज्यों के पेसा नियमों में साहूकारी पर नियंत्रण के लिए किए गए प्रावधानों पर आइए डालते हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश ग्राम सभा ऋण नियंत्रण समिति का गठन कर सकेगी। सरपंच निर्देश दे सकता है कि ऋण केवल ग्राम सभा या ऋण नियंत्रण समिति की मौजूदगी में ही बांटे जाएं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अनुसूचित क्षेत्रों में निजी धन उधारी एजेंसियों को धन उधार देने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। राजस्थान पंचायत समिति उधार देने के व्यवसाय को प्रतिबंधित और विनियमित करने में सक्षम होगी। महाराष्ट्र ग्राम सभा एक ऋण नियंत्रण समिति गठित करेगी। यह समिति उधार लेन देन की पूरी जांच करेगी। अनियमितता मिलने या शोषण की स्थिति में समिति उच्च अधिकारियों को सूचित करेगी। गुजरात ग्राम सभा की शांति समिति को धन उधारी पर नियंत्रण का अधिकार। शांति समिति की रिपोर्ट पर साहूकार पर ग्राम सभा को कार्रवाई का अधिकार। छत्तीसगढ़ केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी से रजिस्टर्ड संस्थाएं ही पेसा क्षेत्रों में कर्ज दे सकेंगी। झारखंड कोई भी सामान गिरवी रखकर उधारी देने पर रोक का प्रावधान। मध्य प्रदेश पेसा क्षेत्रों में साहूकारी कार्य के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। साहूकार को दुकान की बोर्ड पर लाइसेंस प्राप्त साहूकार लिखना होगा। ओडिशा ग्राम पंचायत का उधारी कार्य पर नियंत्रण। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की अनुमति पर ही कर्ज दिया जा सकेगा। आदिवासी कर्ज किसी आपदा, फसल खराब होने, शादी ब्याह जैसी स्थितियों में लेते हैं। उनका आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कन्यादान योजना, आयुष्मान योजना का जमीन पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। ग्राम सभा का सशक्तिकरण, ग्राम पंचायत की सक्रियता और सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से पेसा क्षेत्रों में जनजातियों की सूदखोरी के चंगुल से मुक्त कराकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सकता है। संविधान के 73वें संशोधन से सशक्त हुई पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी है। लेकिन पेसा अधिनियम यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 ने देश की लगभग 8.5% ग्रामीण जनजातीय आबादी के हितों, पारंपरिक अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों पर हक और जनजातीय विकास को सुनिश्चित किया है। पेसा अधिनियम ने जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय परंपराओं और अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वहां ग्राम स्वराज की अवधारणा को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पेसा अधिनियम देश के 10 राज्यों में पाए जाने वाले 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में सरकार के मूल संदेश विकास भी विरासत भी को चरितार्थ कर रहा है। संविधान की 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में पेसा अधिनियम को सही तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ये जरूरी है कि पेसा ग्राम सभा के सदस्यों, पेसा पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को इस अधिनियम के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति दक्ष बनाया जाए। ये प्रशिक्षण पेसा ग्राम सभाओं को मिले विशेष अधिकारों को बताने के साथ ही पेसा के मुख्य विषयों जैसे कि लघु खनिज, लघु वनोपज, जनजाति के भू संपदा अधिकार, सूदखोरी और मादक पदार्थों पर नियंत्रण, विवाद समाधान की पारंपरिक विधाओं आदि पर ग्रामीण जनजातियों को जागरूक भी करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा मुख्य विषयों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। इनको बनाने में सभी पेसा राज्यों का भरपूर सहयोग रहा है। आइए मिलकर पेसा ग्राम सभाओं को मजबूत बनाएं और पेसा नियमों को प्रभावशाली ढंग से समझें। तो आइए चर्चा करते हैं प्रशिक्षण के पहले मॉड्यूल स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्राम सभा इन शेड्यूल्ड एरिया, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का सशक्तिकरण की। पेसा ग्राम सभाओं को बहुत से कार्यों के लिए सक्षम बनाया गया है, जिसमें मुख्य कार्य हैं लोगों की परंपराएं और रीति रिवाज और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन, विवाद समाधान का प्रथागत तरीका, धारा 4D। पेसा अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा एक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करेगी। ग्राम सभा मुख्य निर्णय संस्था होगी और इसे नियमित रूप से बुलाया जाएगा। ग्राम सभा के निर्णय पंचायत पर बाध्यकारी होंगे और पंचायत को उन्हें लागू करना होगा। पेसा ग्राम सभा के प्रमुख कार्यों में ये कार्य भी शामिल है: मादक पदार्थों के सेवन पर नियंत्रण करना, आदिवासियों की भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाना, लघु वनोपज के उत्पादन विक्रय पर अधिकार, लघु खनिज के विक्रय पर नियंत्रण, संबंधित क्षेत्र में आने वाली परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करना, उद्योगों द्वारा भूमि अधिग्रहण पर ये सुनिश्चित करना कि प्रभावित आदिवासियों का उचित पुनर्विस्थापन हो और उन्हें उचित मुआवजा प्राप्त हो, जल निकायों का प्रबंधन, सरकार की योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन, निर्धारित कार्यों के लिए भुगतान एवं राजस्व संग्रहण करना। यहाँ ये बताना उल्लेखनीय है कि अब पेसा ग्राम सभा डिजिटल माध्यम से ही लेन देन कर रही है। पेसा अधिनियम में सशक्त ग्राम सभा का प्रावधान गांव के विकास में जनजातियों की सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अपना जल, अपना जंगल, अपनी जमीन और अपनी परंपराएं, हर एक के संरक्षण के साथ पेसा ग्राम सभाएं अब विकास की नई यात्रा पर हैं।